देश में बीते दिनों महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर के जरिए अपनी बात कही और बिना नाम लिए यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। इस बीच पीड़ित महिलाओं की सच्चाई और उनकी आवाज़ को सुनने की बजाय उन्हीं को बदनाम करना, उन्हीं पर आरोप लगाना सबसे शर्मनाक और बुज़दिल है। देश की महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी। एक बहन को दोषी ठहराया गया तो लाखों बहनें अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और उनके साथ खड़ी होंगी। हम अपना जिम्मा खुद ले रहे हैं। अब महिलाओं को ही महिला सुरक्षा का जिम्मा उठाना होगा। हाथरस कांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा है। तो वहीं सरकार विपक्ष के द्वारा लगाए जाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। देश की आर्थिक राजधानी बॉम्बे में पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली गुल हो गई थी। बिजली गुल होने का असर लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा। तीनों लाइनों पर लोकल सेवाएं बंद कर दी गई थी। मायानगरी मुंबई में बिजली की सप्लाई अचानक बंद होने से मायानगरी में अंधेरा छा गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई में हुए पावर कट को लेकर ट्वीट भी किया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा है, पूरे शहर की बिजली कट गई है, किसी भी तरह से इस मैसेज को कर पाया हूँ, शांति बनाए रखे, सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल अब मुंबई के कई इलाकों में बिजली सेवाएं शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लोकल ट्रेन की तीनों लाइनें भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पावर कट पर जांच के आदेश दिए हैं। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर का सीजन 2 जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट होने वाला है, जहां लोग इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है और इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं और इस सीरीज को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस वेब सीरीज के मेन लीड अली फजल, जो सीरीज में गुड्डू पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं, और सीरीज के को प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने CAA का विरोध किया था, जिससे लोग काफी भड़के हुए हैं और इस वजह से सीरीज का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मिर्जापुर 2 भी ट्रेंड कर रहा था। इस सीरीज में काम करने वाले एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने इन ट्वीट्स पर रिएक्ट किया है और कहा है, ऐसे ट्रेंड से ना तो इस सीरीज की कास्ट को और ना ही इस शो के फैंस को फर्क पड़ता है। सीरीज जो है वो 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि मिर्जापुर की जो पहली सीरीज है, क्या उसी की तरह ये सीरीज भी सक्सेसफुल हो पाएगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इलाके में और आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि श्रीनगर के रामबाग इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को जैसे ही घेरना शुरू किया, वैसे ही आतंकियों ने एक घर में छुपकर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जाता है कई घंटों तक आतंकी फायरिंग करते रहे। फायरिंग की आवाज से ऐसा लग रहा था कि 2 से ज्यादा आतंकी घर में छुपे हुए हैं। वहीं इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छुपे होने की खबर है। खुफिया सूचना के आधार पर भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अभी घेरा हुआ है। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सोशल मीडिया पर जोंटी नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में हथियारों से लेकर अलग अलग अपराध के रेट बताए गए हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट डाली गई है। पोस्ट में चश्मा पहने एक युवक की फोटो लगी है। वायरल पोस्टर में बदमाश का नाम जोंटी बदमाश लिखा है, जबकि बदमाश ने दावा किया है कि उसके पास से देसी कट्टे से लेकर सभी हथियार होंगे। वह 1000 में धमकी देंगे, 5000 रुपए में कुटाई करेंगे, घायल करने के लिए 10,000 फीस है, जबकि हत्या के लिए 55,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वायरल पोस्टर पर बदमाश ने लिखा कि वह जमीन कब्जे से संबंधित मामले भी हल कराता है और तसल्ली बख्श कार्य करता है। संपर्क करने के लिए बदमाश ने एक मोबाइल नंबर भी दिया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में SSP अजय साहनी का कहना है कि जांच में पाया गया है कि जो नंबर पोस्टर पर डले हैं उनका मेरठ या आसपास से कोई लिंक नहीं है। ये नंबर राजस्थान का है। जिन लोगों ने ये पोस्टर वायरल किए हैं उन पर मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ अब्दुल कादिर, R9 TV, मेरठ। आज हाईकोर्ट की चौखट पर योगी सरकार के आला अफसर कानून और संवेदनशीलता का पाठ पढ़ते नजर आए। दरअसल हाईकोर्ट ने योगी सरकार के तमाम अफसरों को हाथरस कांड में हीला हवाली के चलते आज कोर्ट में तलब किया था। इन अफसरों को हाईकोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई। वहीं पीड़ित परिवार ने जो भी आरोप लगाए
उन आरोपों पर जब हाईकोर्ट ने सवाल किए तो ये अफसर चुप्पी साध गए। हाथरस कांड में मृतका के शव को रात के अंधेरे में स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने परिवार वालों की बिना मर्जी के ठिकाने लगा दिया था। इस कांड में अफसरों ने नियम कायदे कानून ताक पर रख के जम के मनमानी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लेकर अफसरों को तलब कर लिया, जिसमें एसीएस होम, डीजीपी, जिले के डीएम और तत्कालीन एसपी को आज तलब किया गया। आज कोर्ट में पहुंचे पुलिस अफसरों के सामने पीड़ित परिवार ने रात में शव ठिकाने लगाने और डीएम प्रवीण कुमार द्वारा गलत बयानबाजी की बात कही, जिस पर कोर्ट ने डीएम से सवाल किए। डीएम अपना पक्ष रखने की बजाय चुप्पी साध गए, सिर लटका कर बैठ गए। यही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि आखिर मृतका के अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हुए, तो डीएम ने एक बार फिर कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की और झूठ बोला। कहा कि 400 लोग शामिल हुए। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार से कोर्ट ने कहा कि आपकी बेटी होती तो क्या आप यही करते। परिवार की हर समस्या को आज कोर्ट ने विधिवत सुना, वहीं अफसरों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने स्टेट को 2 नवंबर की तारीख दी है। अब 2 नवंबर की तारीख पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात साफ है कि योगी सरकार के फजीहत कराने वाले इन अफसरों पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ती डिमांड के चलते बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को ही शामिल किया गया है। दरअसल बिहार चुनाव में सीएम योगी की बढ़ती हुई डिमांड की बड़ी वजह उनका प्रखर हिंदुत्व है और पार्टी हाईकमान का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की ये छवि बिहार में भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकती है। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली में सीएम योगी की चुनावी सभाओं में उनकी इसी छवि के चलते खासी भीड़ देखने को मिली थी और इसी को आधार मानकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू के भी कई उम्मीदवार अपने चुनावी क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाने की कोशिशों में लगे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का आलम यह है कि बिहार चुनाव में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की ही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद के साथ हरेंद्र चौधरी, R9 टीवी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज 31,277 चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई। इसके साथ ही में काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी किया गया, जिसमें 14 और 15 को काउंसलिंग होनी है और 16 को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,661 पदों पर मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर को भर्ती करने के निर्देश दिए थे, जिसकी अब सूची और कार्यक्रम जारी हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती करीब 2 सालों से कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट के भवन में लटकी हुई है। पहले कटाफ के विवाद में भर्ती प्रक्रिया करीब 1.5 साल लटकी रही, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो काउंसलिंग के पहले दिन ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जहां पर शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर सरकार नियुक्ति जारी रख सकती है, इसके लिए निर्देश दिए गए। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी फैसला न आने की वजह से सरकार ने बीच का रास्ता निकाला, जिसमें 31,661 पदों पर नियुक्ति देने की बात की गई। अब इसके विरोध में भी कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं। पिछली बार काउंसलिंग के पहले दिन ही कोर्ट ने भर्ती पर स्टे लगा दिया था। इस बार भी काउंसलिंग के पहले दिन यानी 14 तारीख को मामला कोर्ट में लगा हुआ है। ऐसे में भर्ती का पक्ष मजबूती से रखना होगा, तभी कोर्ट से मामला निस्तारित हो सकेगा। लखनऊ से मोहम्मद के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 टीवी। हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलने उनकी वकील सीमा कुशवाहा उत्तराखंड भवन पहुंची और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात किया और इसके बाद वो हाई कोर्ट के लिए निकली। सीमा कुशवाहा ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए 3 मांगे रखी। उन्होंने कहा, पहला तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो ट्रायल हो रहा है, केस की सुनवाई हो रही है, वो किसी को बताया ना जाए, यानी कि इसको पब्लिश ना किया जाए, लोगों के बीच में ये बात ना पहुँचे। और तीसरा सबसे बड़ी मांग उनकी ये है कि उत्तर प्रदेश के बाहर मामले की सुनवाई की जाए, चाहे इसकी सुनवाई मुंबई में की जाए या फिर दिल्ली में की जाए। उन्होंने इस मामले को लेकर इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर मामले में रेप पीड़िता के साथ तमाम ज्यादतियाँ हुई और उसको यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए मैं ये 3 मांगे कोर्ट के सामने आज रखूँगी।
सीमा कुशवाहा अपनी तीनों मांगे हाई कोर्ट में रखेंगी। अब देखने वाली बात होती है कि हाई कोर्ट अधिवक्ता की कितनी बात मानता है और कितनी बात नहीं मानता है। प्रयागराज में माफियाओं के बाद अब दबंग और बाहुबली किस्म के अपराधियों के खिलाफ भी अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के नेता रामलोचन यादव के अवैध गेस्ट हाउस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। समाजवादी पार्टी के दबंग नेता रामलोचन यादव के गेस्ट हाउस को 5 बुलडोजर लगाकर प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। ये गेस्ट हाउस अवैध तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान रामलोचन यादव ने अपने रसूख के दम पर करवाया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी के मुताबिक 1500 वर्ग मीटर में बगैर नक्शा पास कराए इस गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया गया था, जिसकी जमीन सहित अनुमानित कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करने भी पहुंचे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती की वजह से उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। 3 बार की समाजवादी पार्टी की विधायक बिजमा यादव के भाई रामलोचन यादव के गेस्ट हाउस को आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने ढहाया। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से इस अवैध निर्माण को ढहाया गया और प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि रामलोचन यादव ने अवैध तरीके से इस गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था, जिस वजह से आज उसे प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। नौकरशाही में अफसर किस तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, इसकी वानगी आज सीतापुर में उस वक्त देखने को मिली जब एक महज कागज की कमी होने पर ईओ नगरपालिका द्वारा अपने ही मातहत की लात घूंसों से पिटाई कर दी गई। मामला सीतापुर नगरपालिका कार्यालय का है, जहां पर आज लिपिक महेश गुप्ता कुछ फाइल लेकर के ईओ गुरुप्रसाद पांडे के पास गए हुए थे, जहां पर फाइल में कुछ कागज कम होने पर ईओ नगरपालिका अपना आपा खोल बैठे और अपने ही कार्यालय में लिपिक की लात घूंसों से पिटाई कर डाली। ईओ की इस करतूत की पूरी जो वीडियो है वो ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरे मामले को लेकर के नगरपालिका कर्मियों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। नगरपालिका कर्मियों की शिकायत के बाद में डीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच एसडीएम सदर द्वारा की जाएगी। अब देखना यह है कि इस जांच में महज कागजी कार्रवाई होती है या पीड़ित को न्याय भी मिलता है। कैमरा पर्सन मेराज खान के साथ अमरजीत सिंह, R9 टीवी, सीतापुर। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है, जिसके चलते अब भारत चीन सीमा पर भारत देश और मजबूत हुआ है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 8 नए पुलों का आज लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग मार्ग में नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी। राष्ट्र को समर्पित किए गए पुलों में उत्तराखंड के 8 पुल शामिल हैं, अरुणाचल प्रदेश में 8, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 8, पंजाब में 4 और सिक्किम में 4 पुल शामिल हैं। इन 44 पुलों का कुल स्पान 3506 मीटर है। उत्तराखंड के 8 पुलों का कुल स्पान 390 मीटर है। पिथौरागढ़ में पुलों की लंबे समय से मांग थी और सपना जैसा लगता था, लेकिन आज क्षेत्रवासियों का ये सपना साकार हुआ है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में पुलों का उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण पूरा करना सरकार की प्रतिबद्धता और बीआरओ की कुशलता को बताता है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र का धन्यवाद अदा किया है। भारत चीन सीमा के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और इस कड़ी में 8 नए पुलों की सौगात किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उम्मीद यह है कि आने वाले समय में सामरिक दृष्टि से भारत जितना मजबूत होगा, चीन उतना ही पीछे हटेगा। R9 टीवी की खबर पर एक बार फिर बड़ी मोहर लगी है। हरिद्वार से निकलने वाली उत्तराखंड गंगा नहर इस बार 15 अक्टूबर की रात से बंद रहेगी। हरिद्वार की भीमगोड़ा बैराज से निकलने वाली उत्तराखंड गंगा नहर कानपुर तक जाती है और इस दौरान न केवल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, बल्कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति को भी संभालती है। आपके अपने चैनल R9 टीवी की खबर पर एक बार फिर बड़ी मोहर लगी है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से हर साल होने वाली गंगा नहर बंदी की अवधि इस बार बढ़ गई है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले से पहले गंगा नहर में कई घाटों का निर्माण होना है, जिसके लिए उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर गंगा नहर बंदी की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने स्वीकृति दे दी है। अब 15 अक्टूबर की रात से 14 नवंबर की रात तक उत्तराखंड गंगा नहर बंद रहेगी। उत्तराखंड गंगा नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से कानपुर तक जाती है।
इस उत्तराखंड गंग नहर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही गंग नहर नोएडा और दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति भी करती है। ऐसे में त्योहारी मौसम में होने वाली गंग नहर बंदी से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुसार दशहरे से दीपावली तक के मौसम में सिंचाई के लिए जल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। लिहाजा मानसून सीजन के तुरंत बाद गंग नहर बंदी का ये सबसे उपयुक्त दौर होता है। गंग नहर बंदी के दौरान गंग नहर की मरम्मत से लेकर कई रख रखाव तक के कार्य भी किए जाते हैं। यूं तो हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से निकलने वाली उत्तराखंड गंग नहर हर साल दिवाली से दशहरे तक बंद की जाती थी, लेकिन इस बार हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होना है और कुंभ मेले के आयोजन से पहले हरिद्वार की गंग नहर में कई घाटों का निर्माण भी होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से उत्तराखंड शासन ने बाकायदा पत्र लिखकर गंग नहर बंदी की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने स्वीकार कर लिया है। जनपद उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर में दिन दहाड़े भाजपा समर्थित नगर निगम पार्षद को अज्ञात बदमाशों ने घर से बुलाकर गोलियों से भून डाला, जिससे पार्षद की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रुद्रपुर का भदईपुर इलाका उस समय गोलियों की आवाज से गूंज गया जब कार सवार बदमाशों ने नगर निगम के भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश सिंह धामी को घर से बुलाकर गोलियां चला दी। गोलियां चलते ही धामी ने घर के अंदर भागने का प्रयास किया, परंतु हमलावर पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे। गोलियां लगने से पार्षद गिर गए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा घायल पार्षद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है।